This call is now being recorded. All right. Okay. So in the today we'll be starting with a new lecture, new chapter that is going to be a plant kingdom. So plant kingdom वाले chapter को हम आज हम start करेंगे. So let's see क्या हमें देखना है इसके अंदर. So initially जो आपका जो chapter होगा, initially जो आपका यहाँ पे part होगा. हाँ जी, good evening अश्वानी. That will mainly talk about classification. So आज का जो हमारा chapter रहेगा, आज का जो हमारा topic रहेगा, वो हमारा रहेगा basically based on the classification in the plant kingdom. And then later on we'll build on something else. उसके बाद हम लोग कुछ और पे build करेंगे. So let me start the screen share and just give me a minute. Okay. Alright, क्या आपको यहाँ पे सब कुछ स्लाइड दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Give me a minute. चलिए, so basically आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा mainly to understand the history of classification. To understand the different group of algae वो शायद पूरा हो ना पाए, like that we cannot cover in a single lecture. But हाँ, मेरा आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा that is to understand the history of classification. So ये हम आज देखेंगे, right? तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करें प्लांट किंगडम में से. तो प्लांट कर रहे हैं आप कुछ बेसिक चीज आप जानते हो. देयर विल बी यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर भी होते हैं आपके एग्जांपल इसके अंदर. ऑल ऑफ देम विल बी शोइंग द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सब लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं. सो दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट? प्लांट्स के अंदर आपको सेल वॉल मिलेगी जो आपकी सेलुलोज से बनी हुई होती है, वो हम बाद में देख लेंगे. प्लांट हैव क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट जिनको यूज करके ये लोग अपना खाना बनाते वाया फोटोसिंथेसिस. तो ये एक बहुत ही जनरल इन्फो है जो आप लोग जानते हो. हमें यहाँ पे समझने तीन टर्म्स. वी हैव टू अंडरस्टैंड द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ माय आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. दैट इज समथिंग वी विल बी स्टार्टिंग विद. सो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हाँ अगर आवाज मेरी ना आए तो प्लीज बताएगा क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू आज हो सकता है मेरे एंड पे. सो प्लीज लेट मी नो दैट. तो यहाँ वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेट्स सी दैट इसमें क्या होगा. सो आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में जब आपके सामने टर्म आएगा तो पहले याद रखना कि ये आपको मिला था आपका कार्लस लीनियस ने आपको ये दिया था. तो कार्लस लीनियस ने आपको ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया था. So he was the one who gave us the artificial system of classification. That's the first thing you have to know. ये सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि इन्होंने इसमें किस बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया था. तो लीनियस ने यहाँ पे क्या किया था, he actually understood some morphological characters. So some general morphological characters को इन्होंने यहाँ पे स्टडी किया था. So general morphology को इन्होंने यहाँ पे किया था स्टडी. अब जनरल मॉर्फोलॉजी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो किस टाइप के कैरेक्टर्स को इन्होंने यहाँ पे देखा होगा. सो यू कैन से समथिंग लाइक योर फ्लावर कलर, समथिंग लाइक योर हैबिटेट ऑफ द प्लांट, कौन से एरिया में वो दिख रहा है आपको देखने के लिए. समथिंग लाइक योर लेट्स से टाइप ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ पेटल्स, पेटल कितने हैं एक फ्लावर के अंदर, नंबर ऑफ पेटल्स. अब इन सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने प्लांट्स को किया था क्लासिफाई. याद रखिएगा कार्लस लीनियस ने कुछ जनरल मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया था और जनरल मॉर्फोलॉजी को देख के उन्होंने प्लांट्स को किया था क्लासिफाई. अब इसमें काफी सारी दिक्कतें थी क्योंकि मॉर्फोलॉजी को आप यूज करके अगर आप क्लासिफाई करो प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप के अंदर, वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होता. तो याद रखना जनरल मॉर्फोलॉजी को यूज किया था आपके कार्लस लीनियस ने एंड उसको यूज करके उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करना यहाँ पे चालू किया था. तो हम इवन कह सकते हैं कि कार्लस लीनियस ने सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को स्टडी किया था. ही एक्चुअली स्टडीड द सुपरफिशियल कैरेक्टर्स. सुपरफिशियल का मतलब यहाँ पे होता है कि ऊपर ऊपर से उन्होंने कैरेक्टर्स को स्टडी किया और प्लांट्स को ग्रुप में डालना चालू किया. अब ऐसा करना इज नॉट समथिंग विच इज वेरी यूजफुल इन अ ट्रू सेंस. आप लोग भी जानते हो कि ऐसे करने से अगर आप प्लांट को डिवाइड करो देन इससे आप सही से आप ग्रुपिंग नहीं कर पाओगे.
बट ये काम आपके कार्लस लिनेस ने किया था। तो ये जब उन्होंने काम किया था तो याद रखिएगा कि इन्होंने काफी अटेंशन दिया था दो चीजों को। ही केप्ट अटेंशन टू, गेव अटेंशन टू वेजिटेटिव and reproductive structures. So वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को उन्होंने यहाँ पे इक्वली कंसिडर किया था। सो ऑल द स्ट्रक्चर्स वर कंसिडर्ड इक्वली, सो इक्वली दे वर गिवन इंपॉर्टेंस। सो इन दोनों को उसने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था कार्लस लिनियस ने। अब इसको हम पहले यहाँ पे समझते कि यार यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये करने के प्रॉब्लम क्या है, या ये करने से आपको प्रॉब्लम या यहाँ पे व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस। तो जब आप इन दोनों कैरेक्टर्स को स्टडी करते हो प्लांट्स के अंदर, राइट, जब आप इन दो कैरेक्टर के बेसिस पे जब आप प्लांट को क्लासिफाई करते हो, तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि आपका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, आपके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके चेंज होते रहते हैं। दे कीप ऑन चेंजिंग ओवर हियर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने देखा भी होगा कि आपके प्लांट्स के अंदर कई बार ऐसा होता है कि आपके जो लीव्स होते हैं वो एक सीजन में झड़ जाते हैं। एक सीजन में आपके जो लीव्स होते हैं वो कई बार आपके झड़ जाते हैं, या कई टाइम पे आपके कुछ सीजन के अंदर ही आपके लीव्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो यू माइट हैव सीन कि कुछ प्लांट्स है जो समर सीजन के अंदर अपनी लीव्स को गिरा देंगे, या कुछ प्लांट्स होंगे जो विंटर सीजन में अपनी लीव्स को ड्रॉप कर देंगे। तो ये आपको आपके घर के आसपास भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि अगर आप ऐसे कैरेक्टर को अगर आप स्टडी कर रहे हो, या अगर आप ऐसे कैरेक्टर के बेसिस पे अगर आप प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे हो, देन दिक्कत ये आती है कि आपको सही रिजल्ट नहीं देंगे। सो याद रखिएगा दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंजेस विद द एनवायरमेंट। दे नॉर्मली चेंजेस विद द एनवायरमेंट। दे चेंजेस विद एनवायरमेंट। अब क्योंकि ये एनवायरमेंट के साथ साथ चेंज होते हैं, इसलिए आप इनके ऊपर ज्यादा फोकस कर नहीं सकते, या मैं कहूंगा इनको आप ज्यादा अटेंशन दे नहीं सकते। लेकिन कार्लस लिनियस ने दिया था। कार्लस लिनियस ने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को दोनों को अटेंशन दिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही डिड सम क्लासिफिकेशन, एंड दैट वाज कॉल्ड एज माय आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। बट हम लोग ये बात काफी क्लियरली जानते हैं, आपको याद रखना है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर आपके मौसम के साथ साथ आपके चेंज होते रहते हैं। दे चेंज विद द एनवायरमेंट, एंड इसलिए इनको आप देख के क्लासिफाई नहीं कर सकते। इनके बेस पे आप क्लासिफिकेशन आप कर नहीं सकते। अज्यूम करते कि वरुण के हाथ में एक प्लांट लग गया, वरुण को दिखता है कि यार इस प्लांट पे तो लीफ है ही नहीं, उसने उसे एक ग्रुप में डाल दिया। बट एक्चुअली में बात यह कि उस सीजन में उसके अंदर लीफ नहीं होते, राइट, उस सीजन के अंदर उसके अंदर लीफ देखने के लिए मिलते हैं, तो उसने तो गलत कर दिया ना वहां पे क्लासिफिकेशन। तो दैट इज समथिंग कार्लस लिनियस डिड, राइट, जो कई मायनों में आपका सही नहीं था। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो प्लीज याद रखना कि कार्लस लिनियस ने यहाँ पे किया क्या था एंड उसके ड्रॉबैक क्या आते हैं। The drawback was he was using vegetative and reproductive structures, दोनों को वो इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहा था, और उसके वजह से होता क्या है कि आप कई बार गलत प्लांट को गलत ग्रुप में आप डाल दोगे, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर आपके हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो क्या इतना पोर्शन आपके यहाँ पे क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है सर। हाँ जी। कोई चीज अगर समझना है तो मुझे बताएगा, मैं रिपीट कर दूंगा इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज समथिंग शुड बी अंडरस्टूड। तो ये हो गया मेरा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय द कार्लस लिनियस। नाउ इसके बाद जो अगला जो आपका यहाँ पे आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी योर नेचुरल सिस्टम। अब नेचुरल सिस्टम को यहाँ पे देख लेते हैं। चलो इसमें पहले हम ये देख लेते हैं इनका स्टेटमेंट क्या है। लिनियस ने दिया था, classified on the basis of few superficial morphological character like your habit, color, number, shape of leaves, right? In this system, equal weightage is given to both vegetative and reproductive characters. Not acceptable because vegetative character are more easily affected by the environment. ये environment के साथ साथ आपके change हो रहे थे, ये affect होते उसके साथ साथ, तो इनको हम account में ले नहीं सकते। So that is what he did. अब दूसरा सिस्टम आपके यहाँ पे है, वो है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, सर एक बार रिपीट कर देंगे सर, मेरा नेटवर्क इशू थोड़ा। देखो इतना इसमें याद रखना है कि कार्लस लिनियस ने आपको दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसने क्या किया था, कई सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यहाँ पे ध्यान में दिया था ये करने के लिए। नंबर ऑफ लीव्स, शेप ऑफ लीफ, कलर ऑफ फ्लावर, इन सबको देख के उसने प्लांट्स को ग्रुपिंग करना यहाँ पे चालू किया था। लेकिन इसमें दिक्कत यहाँ पे यह है कि कार्लस लिनियस ने इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। मतलब जो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे उनको भी उसने इक्वल वेटेज दिया था, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी उसने इक्वल वेटेज दिया था।
अब ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि आपके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं ये आपके चेंज होते रहते हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग विद द एनवायरनमेंट, ये आपके होते हैं चेंज विद योर एनवायरनमेंट के साथ साथ आपके हमेशा होंगे चेंज। और इसलिए ऐसे करके अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो प्लांट के अंदर, प्लांट्स की अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और वही इसके साथ था। तो कार्लस लिनेस का ये काम भी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अगर आप देखोगे तो इनके कई सारे काम को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया, उसको भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया एक टाइम के बाद। ये भी इन्होंने करके दिया, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। सो दैट हैज बीन अ स्टोरी ऑफ कार्लस लिनियस, बट स्टिल he used to keep on working, and later he gave the binomial nomenclature, right? And still he's known as the father of taxonomy. ठीक है, so I hope ये clear है अभिषेक आपको, या जिसका भी like network issue था, I hope it's clear to you. So that is what he did, and that is what you will find happening in this, right? Now you have natural system of classification. So now you have natural system. अब जब आप बात करते हो यहाँ पे नेचुरल सिस्टम की, याद रखिए, सबसे पहले याद रखना कि ये आपको दिया था आपके बेंथम एंड हुकर ने। दिस वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। तो यहाँ पे आपके दो बॉटनिस्ट थे, बेंथम एंड हुकर, और इन्होंने आपको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया था। अब क्वेश्चन है कि यार इसमें था क्या, व्हाट वाज लाइक सो स्पेशल अबाउट दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन? सो आंसर इज, देखिए यहाँ पे आप मॉर्फोलॉजी तो आप देख ही रहे हो, यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट मॉर्फोलॉजी, तो आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, बट उसके साथ यू आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी ऑफ प्लांट। इसके साथ साथ आप प्लांट की एनाटॉमी भी आप यहाँ पे समझ रहे हो। तो मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी ऑफ प्लांट को इन्होंने यहाँ पे समझा था। अब जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में यहाँ पे क्या क्या आ सकता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अंदर आपका आ सकता है समथिंग लाइक योर साइटोलॉजी, सेल के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए आपको मिल रहा है, दैट इज समथिंग दे विल टेक इनटू अकाउंट, राइट। बायोकेमिस्ट्री, सेल के अंदर आपको किस टाइप के आपको केमिकल कंपोजिशंस आपको मिल रहे हैं, सो बायोकेमिस्ट्री भी इन्होंने यहाँ पे स्टडी किया था, उसको भी हमने यहाँ पे देखना चालू किया था, राइट। देन दे वर अंडरस्टैंडिंग समथिंग लाइक योर एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट का एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है, और उनके बेसिस पे भी उन्होंने प्लांट को लाइक डिवाइड करना चालू किया कि अच्छा इस प्लांट का एम्ब्रियो तो इस तरीके से डेवलप करेगा, तो इसको हम इस ग्रुप में डाल सकते हैं। तो काफी डिटेल में उन्होंने यहाँ पे स्टडी की थी। याद रखना मॉर्फोलॉजी के साथ है इन्होंने एनाटॉमी ऑफ प्लांट को भी यहाँ पे समझा था, और एनाटॉमी मतलब प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को समझना, सेल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, सेल्स के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसा है, वो आप देख सकते हो बायोकेमिस्ट्री के अंदर। एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है प्लांट का, कैसे एक प्लांट का एम्ब्रियो दूसरे प्लांट से अलग से डेवलप करता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम करते हैं कि लेट्स से वी हैव दिस कनिका हमारे पास है, और कनिका एक प्लांट का एम्ब्रियोलॉजी स्टडी कर रही है, वो देख रही है कि एक प्लांट के अंदर एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है। तो अगर समझिए उस एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए लग रहे हैं 5 दिन, तो उसे जितने भी प्लांट मिलेंगे जिनमें 5 दिन लग रहे हैं एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए, वो शायद सब सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो कनिका क्या करेगी, उन सारे प्लांट्स को एक ग्रुप में डाल के रख सकती है वो, राइट। तो वैसे ही आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिटेल में आप समझ रहे हो फॉर क्लासिफिकेशन। तो याद रखना इन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे किया था, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इन्होंने एनाटॉमी को बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइक अटेंशन दिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनके काम को काफी वाइडली एक्सेप्ट किया गया था। याद रखना morphology and anatomy, both of the things were taken into account very thoroughly over here. Anatomy में आपको यहाँ पे एग्जाम दिए, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, इन सबको डिटेल में समझा था, एंड देन दे गिव द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो याद रखिएगा एक और चीज यहाँ पे कि जब बेंथम एंड हुकर ने काम करना चालू किया तो उन्होंने कई सारी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को अलग किया। सो दे लाइक सेपरेटेड plants on the basis of similarities and dissimilarities तो इसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को सेपरेट करना चालू किया। सो दे सेपरेट प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज, और उसके बाद उन्होंने उसे ग्रुपिंग करना चालू किया। सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो कि कई सारे प्लांट की सिमिलैरिटीज को उन्होंने अलग किया, फिर उन्हें अलग रखा, अलग ग्रुप में डाला, जो बिल्कुल डिसिमिलर थे उनको अलग किया। सो दैट इज समथिंग दे डिड, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि बेंथम एंड हुकर ने अपना जब काम किया तो उन्होंने एक बुक लिखी, एंड दैट बुक वाज कॉल्ड एज माय जेनेरा प्लांटेरम। इस बुक का नाम याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है।
एंड क्योंकि ये ओकेजनली लोग पूछते रहते हैं, दिस इज जेनेरा प्लांटेरम, दैट वाज अ बुक रिटन बाय माय बेंथम एंड हुकर। तो ये चीज आप कह रहे थे कि ये एक बुक लिखी थी इन्होंने, एंड दैट वाज माय बेंथम, दैट वाज अ जेनेरा प्लांटेरम, और बहुत वाइडली एक्सेप्टेड था। इनके काम को लोगों ने एक्सेप्ट किया था क्योंकि इन्होंने डिटेल में काम किया था। ऐसा नहीं कि इनका काम सुपरफिशियल था, काफी डिटेल में था। तो बेंथम एंड हुकर को काफी अप्रिशिएट किया गया था उनके काम के लिए। ठीक है, एक और चीज याद रखना, इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक के अंदर इंफॉर्मेशन क्या थी वो भी हम देख लेते हैं। तो बुक के अंदर था यहाँ पे, इट वाज योर natural system of classification for seed plants। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे ना कल उठ के क्या ये बुक में लिखा क्या था, बुक में किस चीज की इंफॉर्मेशन थी, तो उन्होंने जितने भी सीड प्लांट्स को स्टडी किया था उसकी इंफॉर्मेशन इस बुक के अंदर लिखी हुई थी। तो द बुक हैड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द सीड प्लांट, जितने भी सीड प्लांट्स इन्होंने स्टडी किए थे उन सारी इंफॉर्मेशन, उन सबको कैटेगराइज करके इस बुक में उसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने डाल के रखी थी। दैट इज समथिंग बेंथम एंड हुकर डिड, एंड दैट वाज माय नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी, अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन को अगर आप याद रख सकते हो, then you will be not be missing any question based on this। तो क्या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबको यहाँ पे क्लियर? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इवन जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं प्लीज याद रखिए, हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं ऑफ प्लांट किंगडम, एंड वी आर डूइंग दिस नेचुरल हमने कर लिया, उसके लिए हमने हमारा आर्टिफिशियल यहाँ पे कर लिया था। सो वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर दैट इज ऑफ प्लांट किंगडम, और हम क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये चीज आपको ना सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, तो नेचुरल सिस्टम में बेटा यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, पहली चीज याद रखना कि यहाँ पे ये आपको दिया किसने था, बेंथम एंड हुकर नाम के साइंटिस्ट ने, इन्होंने आपको ये दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आप करते क्या हो, इसमें आप प्लांट्स के अंदर प्लांट्स को ग्रुप करने के पहले उनको आप स्टडी करोगे मॉर्फोलॉजिकली, मतलब उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर आप समझते हो, और उसके साथ साथ इन्होंने और एक्स्ट्रा काम किया था। वो एक्स्ट्रा काम क्या था, मॉर्फोलॉजी तो पढ़ी ही थी उन्होंने, समझी थी, बट उसके साथ साथ दे ऑल्सो अंडरस्टूड द एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी के साथ साथ उन्होंने एनाटॉमी को भी बहुत डिटेल में यहाँ पे समझा था। तो एनाटॉमी में क्या क्या आ जाता है, साइटोलॉजी आता है, सेल को जब हम समझते हैं डिटेल में उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। जब हम सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन कौन से हो रहे उसको जब हम समझते हैं उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जब हम एक प्लांट के अंदर एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है, कितना टाइम लगता है, कैसे डेवलप करता है, जैसे उसे समझते हैं, दैट इज माय एम्ब्रियोलॉजी। तो इन सब चीजों को उन्होंने डिटेल में समझा था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे गिव अस द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये इन्होंने कैसे दिया था, बाय राइटिंग अ बुक। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था यहाँ पे जेनेरा प्लांटेरम, और ये बुक के अंदर सारी इंफॉर्मेशन थी आपके सारे सीड प्लांट्स की, जितने भी आपके सीड प्लांट्स होते हैं उन्होंने स्टडी किए थे, उसकी इंफॉर्मेशन इस बुक में थी। सो दैट वाज योर जेनेरा प्लांटेरम। और याद रखना इन्होंने कई सारे सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को अलग करके फिर अपना क्लासिफिकेशन का स्टोरी आगे रखा था। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द नेचुरल सिस्टम। यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। दे आर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स, इट कंसिडर्ड द एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर्स एज वेल। जैसे कि एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सब चीजों को उन्होंने डिटेल में समझा था। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट गिवन बाय योर जॉर्ज बेंथम एंड योर जोसेफ डाल्टन हुकर। तो ये इन्होंने अपना काम करके दिया था, एंड द बुक वाज कॉल्ड बाय जेनेरा प्लांटेरम, तो मैंने वहां पे लिख दिया था। तो याद रखिएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन इज बिलीव्ड टू बी द बेस्ट क्लासिफिकेशन, सबसे बढ़िया ये आपका माना जाता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द नेचुरल एफिनिटीज, मतलब सिमिलैरिटीज को ये दिखाता है, एंड ऑल्सो डिससिमिलैरिटीज ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को ये काफी अच्छे से लोग प्रेजेंट कर पाते हैं, राइट। सो यू कैन एक्चुअली सी अ वेरी गुड रिलेशनशिप, काफी अच्छे से आप यहाँ पे रिलेशनशिप को आप यहाँ पे समझ सकते हो प्लांट्स के अंदर। So that is something they did, यही काम इन्होंने आपको करके दिखाया था। That is something done by your Bentham and Hooker। तो ये चीज आपको इसके अंदर आपको क्लियरली याद रखनी है। So this is something you all have to remember, ठीक है। Now, so ये आपको फाइटोकेमिस्ट्री पहले सर एक बारी वापस बताना क्या करे हो आप। सर फाइटोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री द सेम थिंग। देखो फाइटो मतलब प्लांट्स की बायोकेमिस्ट्री बेसिकली। अगर मैं कह रहा हूँ फाइटोकेमिस्ट्री, दैट मीन्स प्लांट के सेल के अंदर क्या हो रहा है, दैट इज माय फाइटोकेमिस्ट्री। और जो मैं बायोकेमिस्ट्री बोलता हूँ तो मैं जनरली कहता हूँ लाइक एक सेल के अंदर क्या हो रहा है उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। सो इट्स द सेम थिंग, बायोकेमिस्ट्री फाइटोकेमिस्ट्री इज द सेम थिंग, राइट। ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस आपके हो रहे हैं सेल के अंदर, उनको हम यहाँ पे समझते हैं इस ग्रुप इस टॉपिक के अंदर।
ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन। अब तीसरा आपका यहाँ पे आएगा जो आप सब लोग मुझे आंसर कर पाओगे, जिससे आप लोग सारे फेमिलियर है, दैट इज माय फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब आप मुझे बताइए, जब आपके सामने फाइलोजेनिक टर्म आता है तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? Evolutionary. एग्जैक्टली, वेरी गुड, बस वही चीज इसके अंदर है आपके यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको मिला था, दैट वाज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे आपको यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन दिया गया था। सो दैट इज समथिंग डन इन द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा, ये जो आपको दिया था क्लासिफिकेशन, यहाँ ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट वाज डन बाय माय एंगलर एंड प्रेंटल। एंगलर एंड प्रेंटल, तो इन्होंने आपको दिया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये चीज, तो ये टर्म तो आप इससे वाकिफ है, आप सब लोग यहाँ पे वाकिफ है। अब ये चीज है कि इनके दिमाग में ये आया कैसे? क्वेश्चन यहाँ पे ये है, या ये एक चीज समझना जरूरी है कि इनके दिमाग में ये चीज कैसे आई कि हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि आपके एक और इंडिविजुअल थे जो बहुत फेमस थे एंड दे आर वेल नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या किसी को मालूम है इनका नाम क्या है, इन इंडिविजुअल का जिन्होंने बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज? एनीवन? 10th में पढ़ा होगा, याद करो, फ्लैशबैक में जाओ, फ्लैशबैक में कुछ याद आ रहा है? नथिंग। डार्विन। यस 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 यस, इट वाज जॉर्ज चार्ल्स डार्विन। बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। सो चार्ल्स डार्विन वाज द पर्सन who actually wrote this book Origin of Species। तो बेसिकली हुआ क्या था ना, इन द ईयर 1859 ये बुक आई थी, 1859 के अंदर बुक आई थी, और ये बुक बहुत बढ़िया थी, कभी मौका मिले तो पढ़ना फ्यूचर में अगर टाइम मिले तो, राइट। सो दिस बुक वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, और इसमें था कि इन्होंने इवोल्यूशनरी थ्योरीज के बारे में लिखा था, राइट। सो इवोल्यूशन के बारे में जो आइडिया लगा था ना वर्ल्ड को, वो इस बुक से ही लगा था, एंड उनका डेटा बहुत अच्छा था, बहुत ही लाइक एविडेंस उनके काफी स्ट्रॉन्ग थे जो इवोल्यूशन को डिस्क्राइब कर रहे थे। तो ये बुक से इंस्पायर होके, या इनके काम से इंस्पायर होके, एंगलर एंड प्लांटर ने ये चीज प्लांट्स में भी करना चालू किया। सो एंगलर एंड प्लांटर ने प्लांट्स को भी क्लासिफाई करना चालू किया ऑन द बेसिस ऑफ द phylogenetics, on the basis of the evolutionary relationship, and that is something that and that is when Engler and Prandtl ने अपने लाइक यहाँ पे बुक के अपना यहाँ पे काम आगे रखा था। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि एंगलर एंड प्रेंटल का जो काम आया था, उसका जो इंस्पिरेशन था वो था आपके यहाँ पे चार्ल्स डार्विन के काम से। तो इन्होंने जो आपका यहाँ पे काम किया था, उसके काम को देख के इन्होंने किया था प्लांट्स के अंदर ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके अंदर याद रखनी है। अब यहाँ पे एक और टर्म है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, these are based on the evolutionary relationship among the organisms, ये हम जानते हैं। This assumes that organisms in the same taxa have common ancestor। जब आप evolutionary relationship की बात करते हो तो बेसिकली आप यहाँ पे यही समझो कि हर एक ग्रुप के एक कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे होगा, हर एक ग्रुप का एक कॉमन एंसेस्टर आपको देखने के मिलेगा। दैट इज समथिंग यू अंडरस्टैंड। मैं इसको आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, इसको एग्जांपल लेके आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। पहले आप ये सेंटेंस को आप देखो, Phylogenetic classification are also known as my cladistic classification। इसको हम इवन कहते हैं एज अ क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। अब क्लैडिस्टिक टर्म आपके सामने आएगा ना कभी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपके सामने कभी आता है टर्म एज अ क्लैडिस्टिक, या अगर आपके सामने कभी टर्म आता है क्लैडोग्राम, तो पहले तो याद रखना कि ये लोग कोई अलग बात नहीं करे, दे आर टॉकिंग अबाउट द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। पहले तो इतना रखना कि दे आर टॉकिंग अबाउट द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उसके बाद याद रखना कि जब आपके सामने क्लैडिस्टिक या क्लेडोग्राम अगर ये टर्म आता है ना, तो आपके दिमाग में ट्री ले आना, आप अपने जहन में एक चीज लाएगा, वो होगा आपका ट्री। सो जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट द ट्री। नाउ आई टेल यू व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्री ओवर देयर। मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पे क्यों मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वापस बता रहा हूँ आपको, क्लैडिस्टिक या क्लेडोग्राम अगर आपके सामने टर्म आता है कभी फ्यूचर में, तो याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नथिंग बट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, एंड यू कैन ऑल्सो नो कि ये जब टर्म आपके सामने आता है तो आप एक दिमाग में टर्म लाना ट्री। अब ट्री क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से
Let me draw a tree over here. Let me draw a tree. अब समझो यहाँ पे आपका एक ट्री है, उसके दो ब्रांचेस हैं, राइट? और एक ब्रांच पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैन, मतलब ह्यूमन बींग्स, और एक पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मेरे यहाँ पे चिंपैंजी। चिंपैंजी। अब ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ना, इसको हम कहते हैं क्लैडोग्राम। ये जो मैंने ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया, इसको हम कहते हैं क्लैडोग्राम। अब क्लैडोग्राम बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक क्लैडोग्राम जो आपके सामने बनाया है, ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे एक टिप पे मैंने लिखा हुआ है चिंपैंजी और एक पे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने यहाँ पे मैन लिखा हुआ है। ये क्लैडोग्राम आपको बता रहा है कि हम चिंपैंजी और ह्यूमन बींग के एक कॉमन एंसेस्टर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ योर चिंपैंजी एंड अ मैन। और ये कॉमन एंसेस्टर आपको इस पॉइंट पे देखने के लिए मिलेगा। सो ये जो पॉइंट यहाँ पे बनता है, जहां पे आपका ये जो पॉइंट है आपके यहाँ पे, दिस इज माय कॉमन एंसेस्टर, दिस इज फॉर योर कॉमन एंसेस्टर। और ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना के रखा है, दैट इज कॉल्ड एज माय क्लैडोग्राम। इसको बेसिकली हम क्लैडोग्राम बोलते हैं। ये ट्री जैसा दिखता है और इसको देख के तुम कॉमन एंसेस्टर बता सकते हो। यू कैन एक्चुअली टेल अ कॉमन एंसेस्टर ओवर हियर, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि हमारा, क्योंकि ये बात तो आपने जानी कि ह्यूमंस और चिंपैंजीज के में काफी सिमिलैरिटीज होती है और हम दोनों के कॉमन एंसेस्टर एक ही हुआ करते थे। तो आपको वही चीज यहाँ पे बना के मैं बता रहा हूँ, दैट यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर ओवर हियर, राइट? तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और उसी कॉमन एंसेस्टर में से आपके दो ग्रुप यहाँ पे अलग हुए हैं। ह्यूमन बींग्स का ग्रुप अलग हुआ और चिंपैंजीज का ग्रुप यहाँ पे अलग हुआ। सो दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है? तो ऐसे आपका क्लैडोग्राम बनाया जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग जहाँ पे हम लोग लाइक बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द फाइलोजेनेटिक्स। और ये पिक्चर देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके एंसेस्टर कौन से थे। यू कैन गेट टू नो द एंसेस्टर्स ओवर हियर, राइट? सो अब मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले एग्जांपल देने के पहले ये वाला पोर्शन यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ठीक है? तो ये कभी ऐसे क्लैडोग्राम या स्टैटिस्टिक टर्म आता है, दैट सिंपली मींस फाइलोजेनेटिक ओनली। बस ये है कि इसके अंदर हमें ट्री बनाते हो, ट्री के थ्रू हम देखते हैं कि यार हमारा कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे कौन सा है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ओवर हियर। लेट्स से आई मेक वन मोर ट्री लाइक दिस एंड राइट। तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ टर्टल, TURTLE टर्टल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉर्टोइज, ठीक है? तो अस्यूम करते हैं कि ये टर्टल को मैं यहाँ पे लेबल करता हूँ एज ए, टॉर्टोइज पे लेबल करता हूँ यहाँ पे एज अ बी। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सी क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय सी ओवर हियर? Common ancestor. कॉमन एंसेस्टर। टर्टल और टॉर्टोइज का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर था जिसके अंदर से आपकी ये दोनों स्पीशीज बाद में बनी, राइट? सो दिस सी ओवर स्टैंड फॉर योर कॉमन एंसेस्टर। तो बेसिकली आप ऐसे कई सारे कॉमन एंसेस्टर हर एक एनिमल के आप देख सकते हो जब आपके सामने कोई क्लैडोग्राम आता है तो, राइट? अब क्लैडोग्राम को आप इतना डिटेल में आप समझते नहीं हो, एटलीस्ट नीट में तो लोग पूछते नहीं है। बट अगर आप एक एग्जाम देते हो जो अलग से होती है, जो आप लोग दे सकते हो, अभी नहीं बट नेक्स्ट ईयर, जिसको हम बोलते हैं NSCB, अगर आप वो एग्जाम देते हो देन उसके अंदर आपको आता है, देन इन दैट यू गेट टू हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लैडोग्राम। बट यहाँ पे नहीं आते, नीट में जनरली वो लोग नहीं आते हैं। इधर से एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पे पूछ रहा हूँ, ठीक है? ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये आपका हो गया यहाँ पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू सी इज, तो ये हमने टर्म्स देख लिए। तो देखिए हमने तीन टर्म्स यहाँ पे देख लिया, आर्टिफिशियल, योर नेचुरल एंड योर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ, ये तीन टर्म हम यहाँ पे देख चुके हैं। याद रखिएगा कौन सा किसने दिया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेचुरल सिस्टम किसने दिया था तो उसका आंसर क्या होगा? Benjamin. ठीक है, बेंथमन ने कौन सी बुक लिखी थी? Genera. जेनेरा प्लांटेरा, ठीक है, राइट। फाइलोजेनेटिक किसने दिया था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? Engler. एंगलर एंड ट्रेंगल ने दिया था आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये बात याद रखिएगा। और उनका इंस्पिरेशन कहाँ से आया था? इन दोनों का इंस्पिरेशन कहाँ से आया था? Sir Charles Darwin. इसकी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से। हाँ जी, आया था, बिल्कुल सही, वहां से उनका आया था इंस्पिरेशन, राइट? दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, दिस आर द सिंपल थिंग यू कैन रिमेंबर। अब यहाँ पे हम थोड़ा और अलग से कुछ चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं। नाउ
You have a term like a taxonomy. Taxonomy सब आप लोग वाकिफ हो, ये हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में देख चुके हैं. Taxonomy क्या होता है, आइडेंटिफाई नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन इज अ taxonomy. इसमें कुछ नए टर्म्स हैं. इन नए टर्म्स को हम यहाँ पे देखते हैं, उनको हम फटाफट यहाँ पे समझ लेते हैं. So you have a term like a cytotaxonomy, chemotaxonomy, and you have a numerical taxonomy. So let's understand first of all your cytotaxonomy. इसमें देखते हैं कि क्या होता है. तो जब हम बात करते हैं cytotaxonomy की, जब आपके सामने एक टर्म आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे हम समझ रहे हैं. तो cytotaxonomy के अंदर आप सेल स्ट्रक्चर को डिटेल समझ सकते. So you actually study over here. So there is going to be a study of your cell structure in detail. So cell structure को आप यहाँ पे डिटेल में समझते हो. अगर मैं प्रिसाइसली आपको बताऊं तो सेल के अंदर आप क्या क्या चीजें देखोगे यहाँ पे. So you can understand something like आप यहाँ पे क्या चीजों को समझते हो. See, cytotaxonomy basically means what? कि आप प्लांट्स के अंदर सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझ रहे हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपने प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे हो. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में आप रख रहे हो. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि समझो अगर मैं बोलता हूँ, आप में से किसी को बोलता हूँ, लेट्स से वंशिका को मैं बोलता हूँ कि आपको cytotaxonomy करना है, तो वो क्या की चीजों को कंसिडर करेगी सेल के अंदर, वो किन किन चीजों को वहां पे ध्यान से समझेगी. सो लेट्स सी दैट. तो इसके अंदर आप समझते हो समथिंग लाइक योर क्रोमोसोम नंबर. यू अंडरस्टैंड द क्रोमोसोम नंबर, आप यहाँ पे डिटेल में समझोगे. टू अंडरस्टैंड द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है वो आप यहाँ पे समझ सकते हो. यू अंडरस्टैंड द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इन दैट पर्टिकुलर सेल. देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड समथिंग लाइक अ क्रोमोसोम बिहेवियर. You also understand the chromosomal behavior. अब आप सोचोगे यार सर बिहेवियर कैसे स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम का, वो एनिमल का स्टडी कर सकते हैं. क्रोमोसोमल बिहेवियर मतलब कि जब मियोसिस या माइटोसिस हो रहा है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं. तो जब मैं कह रहा हूँ क्रोमोसोमल बिहेवियर, दैट मींस देयर बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस. देयर बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के टाइम पे वो कैसे बिहेव करते हैं. एक सेल डिवीजन होता है मियोसिस, वो टाइम वो कैसे बिहेव करते हैं. तो जब आप इन सब स्ट्रक्चर्स को आप समझते हो डिटेल में कि क्रोमोसोम नंबर कितना है, उनके स्ट्रक्चर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, जब आप इन सब चीजों को अकाउंट में लेते हो, दैट मींस यू आर डूइंग द cytotaxonomy. अब एक चीज आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि जनरली जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर ज्यादा होता है, सो प्लांट्स हैविंग हाई क्रोमोसोम नंबर, अगर आपका क्रोमोसोम नंबर ज्यादा होगा, इफ यू हैव अ क्रोमोसोम नंबर व्हिच इज गोइंग टू बी हाई, तो वो प्लांट्स जो आपके होते हैं उनका साइज भी बड़ा होता है. ऐसे प्लांट्स जो होते हैं आपके, इनका जो सेल साइज होता है दैट्स गोइंग टू बी हाई. सो ऐसे प्लांट्स का सेल साइज इज गोइंग टू बी लार्ज. ये बात याद रखना कि अगर आपका क्रोमोसोम नंबर ज्यादा होगा तो आपका सेल साइज भी यहाँ पे ज्यादा होगा. अब ये जो कैरेक्टर है कि मेरा अगर क्रोमोसोम नंबर अगर मेरा ज्यादा है तो मेरा सेल साइज ज्यादा होगा, इस चीज को हम लोग बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं. इस चीज को एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट बहुत अच्छे तरीके से इसको करेंगे एक्सप्लॉइट. मैं बताता हूँ क्यों. अभी जनरली आप जानते हो, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आप जानते हो कि ह्यूमंस जो आपके होते हैं, ह्यूमंस डिप्लॉयड होते हैं. ह्यूमंस आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड. 2n होता है हमारे यहाँ पे, लाइक 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेंगे, राइट. वैसे भी जनरली जो आपके प्लांट्स होते हैं, जनरली भी आपके प्लांट्स रहते हैं वो आपके डिप्लॉयड रहते हैं. सो दिस इज समथिंग फॉर योर नॉर्मल प्लांट्स. बट आपका जो कमर्शियल वीट होता है ना, गेहूं जो आप खाते हो, जो आपका कमर्शियल वीट होता है, वीट प्लांट जो आपका होता है, जिसको हम हिंदी में गेहूं बोलते हैं, अगर आप प्लांट के सेल को अगर आप देखोगे ना, सो दे विल बी माय 6n. दे विल बी 6n. दैट मींस वो डिप्लॉयड नहीं होते, वो होते हैं आपके हेक्साप्लॉइड. वो आपके होते हैं हेक्साप्लॉइड. अब आप यहाँ पे सोचो कि हेक्साप्लॉइड प्लांट को बनाया जाता है. एक एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट ऐसे प्लांट्स को बनाएगा क्योंकि जितना ज्यादा इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होगा उतना ज्यादा सेल का साइज बढ़ेगा. जितना ज्यादा सेल का साइज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा उसका बायोमास बढ़ता है उस प्लांट का. और जितना ही ज्यादा बायोमास बढ़ेगा उतना ही ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस होगा उस प्लांट का, और उतना ही वो कमर्शियली बिकेगा. तो याद रखना, इसलिए आप कई सारे ऐसे प्लांट बना सकते हो जिसके अंदर आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिले. ठीक है, ऐसे आप बनाए जाते हैं, तो इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है. सो याद रखना, दैट इज व्हाई वी विल हैव अ वेरी हाई कमर्शियल इंपॉर्टेंस. और ऐसे प्लांट्स बनाए जाते हैं. और यही काम आप करते हो व्हेन यू वर्क एज अ agriculture biologist. So that is something you do throughout the life, right? You try to make some new varieties which does have a commercial benefit to the farmer and to the society. ठीक है, तो ये याद रखना है. So that is why आप cytotaxonomy के अंदर आप इन सब चीजों को आप ध्यान से समझते हो.
chromosome number, chromosome structure, chromosomal behavior, you understand all those things. And on the basis of that, you start categorizing plants. On the basis of that, आप plants को classify यहाँ पे करते हो. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखते हैं और याद रखना कि अगर नंबर चेंज हो क्रोमोसोम का तो आपका प्लांट का सेल का साइज भी चेंज होता है एंड इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल प्लांट. ठीक है, तो क्या ये वाली स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी अगर क्वेरी हो तो पूछ लो यहाँ पे. अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे आपसे या कोई चीज समझ नहीं आई देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी क्वेरी ओवर हियर देन प्लीज फील फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन. राइट? हाँ बोलो बेटा बोलो. सर मियोसिस का मतलब क्या होता है? अरे मियोसिस का मतलब होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ. देखो मियोसिस जो आपका एक इट्स वन टाइप ऑफ सेल डिवीजन. मियोसिस एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें होता क्या है ना, आपका जो डिप्लॉइड सेल होता है ये जब आपका मियोसिस करेगा तो आपको 4 सेल मिलते हैं और चारों के चारों सेल आपके होते हैं हैप्लॉइड. आपको 4 सेल आपको मिलेंगे यहाँ पे एंड 4 सेल्स जो आपको मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड. तो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन. बेसिकली it is a type of cell division. It is a one type of cell division. और ये सेल डिवीजन बेसिकली करा जाता है इन प्लांट्स के अंदर फॉर योर स्पोर फॉर्मेशन. राइट? तो आप जानते हो कि प्लांट्स के अंदर या अगर इवन हमने देखा था फंगाई के अंदर इस सेल डिवीजन के थ्रू मियोसिस के थ्रू आप सेक्सुअल स्पोर्स बना सकते हो. कैन एक्चुअली मेक योर सेक्सुअल स्पोर्स. सेक्सुअल स्पोर्स आप यहाँ पे बना लेते हो. प्लांट्स के अंदर भी बनाते हो, फंगाई में बनाते हो. ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर मियोसिस करके आप गैमेट्स बना रहे हो. आप जानते हो कि आपके ह्यूमंस के अंदर आपके मेल गैमेट्स जो होते हैं वो मेल गैमेट्स आपके होते हैं स्पर्म. ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर लाइक मेल गैमेट्स आर गोइंग टू बी योर स्पर्म. तो ये बनते कैसे हैं? ये बनते वाया मियोसिस. राइट? उसी तरीके फीमेल के अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर यू विल बी हैविंग योर ओवा. आपने 10th में पढ़ा होगा, यू हैव द ओवा एज अ फीमेल गैमेट. तो ये फीमेल गैमेट बनता कैसे है? इट इज ऑल्सो फॉर्म वाया मियोसिस. ठीक है, सो मियोसिस के थ्रू आपके मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं एनिमल बॉडी के अंदर और प्लांट के अंदर आपके सेक्सुअल स्पोर्स आप बनाते हो. आप बस इतना याद रखना फिलहाल के लिए कि मियोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है और जब ये होता है तो आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं. 4 सेल आपको मिलेंगे जिनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेगा. राइट? तो 2n में से 4 हैप्लॉइड सेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. सो दिस इज समथिंग शुड यू रिमेंबर. राइट? सो आई होप दैट्स क्लियर टू यू. यस सर. Yes, sir. चलिए Yes, आगे sir. देखते हैं. सो हमने यहाँ पे देख लिया हमारा साइटोटैक्सोनॉमी. अब लेट्स अज्यूम आप में से किसी को मैं बोलता हूँ कि अभिषेक वी हैव टू डू द कीमोटैक्सोनॉमी और उसके बेसिस पे हम प्लांट को कैटेगराइज करेंगे, प्लांट को अलग अलग रूप में हम लोग रखेंगे. तो क्या होगा? देन नाउ लेट्स सी व्हाट द अभिषेक विल हैव टू डू. सो नाउ व्हाट विल हैपन, जब हम बात करते हैं यहाँ पे कीमोटैक्सोनॉमी की तो याद रखिएगा इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे. यहाँ पे वी अंडरस्टैंड द केमिकल कंपोजिशन इन द सेल और chemical constituent in the cell. इस चीज को आप यहाँ पे स्टडी करोगे. सो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल नीड्स टू बी स्टडीड. अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पे देता हूँ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सेल को हम स्टडी करेंगे तो उसमें बेसिकली हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे अभिषेक जाके वहां पे देखेगा कि यहाँ पे किस टाइप के पॉलीसेकेराइड्स हैं. राइट? प्लांट सेल के अंदर किस टाइप के आपको पॉलीसेकेराइड देखने के लिए मिल जाए, किस टाइप के प्रोटीन्स देखने के लिए मिल जाए वो देख सकता है. देन ही कैन सी व्हाट काइंड ऑफ एल्कलॉइड्स आर बीन सीन. एल्कलॉइड्स किस टाइप के होंगे उसके अंदर, किस टाइप के टेनिन्स होंगे. अगर कुछ टाइप के टेनिन्स होंगे तो वो क्या होंगे. अब अगर आप ये सोचोगे कि टेनिन्स क्या होता है, एल्कलॉइड्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं ये होता क्या बेसिकली. टेनिन्स, एल्कलॉइड, इन सबको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ कॉमन नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं एज अ मेटाबोलाइट. यू कैन कॉल हिम एज अ मेटाबोलाइट. इनको हम कॉमनली बोल सकते हैं एज अ मेटाबोलाइट. ठीक है, इनको भी हम मेटाबोलाइट बोल सकते हैं बट इनको और इनमें फर्क होता है. तो अभी मैं सिर्फ इनके बारे में बात करूंगा क्योंकि वो सब आप जानते हो. पॉलीसेकेराइड एक टाइप का शुगर है, प्रोटीन क्या होता है वो भी आप जानते हो. एल्कलॉइड और टेनिन क्या होते हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज अ मेटाबोलाइट. अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ. देखिए कई बार कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ टाइप के केमिकल्स होते हैं, कई बार कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ टाइप के केमिकल्स होते हैं और उनके बेसिस पे आप प्लांट को सेपरेट कर सकते हो. सो ऑन द बेसिस ऑफ सम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट you can actually separate the plants. On the basis of that, you can actually group the plants. So chemical constituent के basis पे आप plants की grouping कर सकते हो. So on the basis of this, on this basis,
प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड, प्लांट्स को आप ग्रुप कर सकते हो, प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड। अब एक चीज आपको मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। आप कभी नोटिस करना, आपने कभी अगर पुदीना का प्लांट अगर देखा होगा, पुदीना के प्लांट को अगर आप स्मेल करोगे ना तो उसके अंदर से अलग सा फ्रेग्रेंस आता है पुदीना के प्लांट के अंदर, राइट? सो हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल कमिंग फ्रॉम पुदीना प्लांट, राइट? तो वो क्यों आ रहा है? इट इज ऑल कमिंग बिकॉज़ ऑफ सम काइंड ऑफ मेटाबोलाइट्स। कोई ना कोई उसके अंदर मेटाबोलाइट्स है और उन मेटाबोलाइट्स की वजह से उसके अंदर एक अलग टाइप का स्मेल आता है। उसी तरीके से आप कभी लेमन ट्री को देखना, लेमन ट्री के लीव्स को आप कभी स्मेल करना, एक अलग सा स्मेल आएगा उसके अंदर जो बहुत पिकलर होगा लेमन से। सो स्मेल आ क्यों रहा है, कहां से आ रहा है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मेटाबोलाइट्स, दे इज ऑल बिकॉज ऑफ द मेटाबोलाइट्स ओवर हियर। तो याद रखिएगा, ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये आपको एक सडन काइंड ऑफ स्मेल या एक सडन केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट के अंदर, राइट? सो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाइक योर पुदीना का मैंने यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे आपको दे दिया। Then you can have an example of a lemon leaf, right? These are like few examples, तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, राइट? और उन प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनके बेसिस पे आप इनको सेपरेट कर सकते हो, उनके बेसिस पे इनको आप अलग अलग कैटेगरी में आप डाल सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पता है, आपने एक प्लांट देखा होगा जिसमें से व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है, उसके अगर आप लीफ को तोड़ोगे तो उसमें व्हाइट कलर का चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है। Yes, sir. Yes, तो sir. ये हाँ, तो ये सब आपके मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये सब आपके मेटाबोलाइट्स होते हैं और इनके बेसिस पे आप प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हो। तो दैट इज समथिंग यू डू इन द कीमोटैक्सोनॉमी। सो ऑन द बेसिस ऑफ अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यू एक्चुअली सेपरेट द प्लांट्स, यू कैन ग्रुप द प्लांट्स, एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू डू इन द कीमोटैक्सोनॉमी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, कई सारे केमिकल्स होते हैं जिनके ऐसे कोई एनिमल खाता नहीं है। कई बार नोटिस करना, आपकी गाय भैंस बकरी हर एक प्लांट को नहीं खाती, वो कुछ प्लांट को जाके स्मेल करेगी और वहां से फिर चली जाएगी। इसलिए चली जाती है वहां से, उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जिससे वो डिटेक्ट कर लेती है एंड इट नोज दैट इसको खाना नहीं चाहिए। सो दोज आर ऑल माय मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स आर द वन जिनके थ्रू आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। सो दैट इज माय कीमोटैक्सोनॉमी। तो देयर इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। सो लेट्स सी ओवर हियर स्टाइलोटैक्सोनॉमी। तो आपकी आवाज बहुत डबल आ रही है। अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार सर आ रही है। आ रही है। अच्छा ये बताओ, स्लो आ रही है आवाज कट रही है? दो चीज हो सकती है, स्लो आ रही है आवाज कट रही है, क्या हो रहा है? सर ठीक आ रही है। सर ठीक है। अच्छा फिलहाल ठीक है, अगर कुछ हो ना तो बताना वापस से। अच्छा जिसको मेरी आवाज कट रही थी ना, आई थिंक शायद बेटा आपके एंड पे नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है शायद से, मेरे यहाँ भी हो सकता है बिकॉज अपेरेंटली आई हैव अ सिचुएशन ओवर हियर। बट स्टिल अगर कोई चीज आपने मिस की हो तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? सो अब अपेरेंटली हम लोग पुदीना लेमन लीफ की बात कर रहे थे। इनमें आपको कुछ मेटाबोलाइट्स मिलते हैं जिनके इनके अंदर एक स्मेल मिलता है। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल इन द सेल यू कैन सेपरेट देम, यू कैन सेपरेट द प्लांट्स। दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे कीमोटैक्सोनॉमी के, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को हम यहाँ पे अकाउंट में लेंगे। दे कैन बी समथिंग लाइक योर alkaloids, carotenoids, tannins, polysaccharide, nucleic acid, fatty acid, amino acid, aromatic compound। तो इन सब के बेसिस पे आप प्लांट्स को सेपरेट कर सकते हो। दैट इज माय कीमोटैक्सोनॉमी। और साइटोटैक्सोनॉमी में डिटेल में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, नंबर, बिहेवियर, इनके बेसिस पे हम लोग हमारे प्लांट को सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज समथिंग यू हैव नोन। तो ये चीज हमने देख ली। अब आखिरी टर्म यहाँ पे समझेंगे हम लोग, दैट इज द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की, तो ये काफी एडवांस तरीका है देखा जाए तो। इट इज क्वाइट एडवांस वे ऑफ डूइंग दिस, राइट? सो लेट्स अज्यूम कि मैं ये जाके बोलता हूँ, ये पुनीत को जाके बोलता हूँ कि पुनीत न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हमें करना है प्लांट्स को लेके। सो पुनीत मुझे बताएगा कि सर स्कूल में एग्जाम चल रही है मैं ये सब नहीं कर रहा but let's say still it does that। so यहाँ पे क्या करा जाएगा? what will be happening over there? see, इसमें आप क्या करते हो, आप प्लांट्स के अंदर प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, सो प्लांट्स में जो आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, सो प्लांट्स में जो भी आपको कैरेक्टर, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, आपको माइक ऑन है, राइट? सो प्लांट्स में जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं उनको आप असाइन करते हो नंबर्स एंड सिंबल्स। याद रखना, आपके जो प्लांट्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको आप असाइन करोगे। द प्लांट कैरेक्टर्स विल बी असाइंड विद, दे विल बी असाइंड विद numbers and symbols, numbers, codes and symbols, I write all the things। तो इसमें आप कई सारे
प्लांट से कैरेक्टर को आप असाइन करते हो नंबर्स, यू कैन असाइन देम विद द कोड्स, यू कैन ऑल्सो असाइन देम विद सम काइंड ऑफ सिंबल्स, राइट। अब ये सब आप कैसे करते हो, ये सब आपको करना है यूजिंग अ कंप्यूटर, ठीक है। तो अब पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लांट का कैरेक्टर है, आपके यहाँ पे आपने एक प्लांट लेके आए, राइट, उसमें कैरेक्टर है आपका एक फ्लावर कलर, उसमें कैरेक्टर है आपका यहाँ पे फ्लावर कलर, और उस प्लांट के अंदर जो फ्लावर कलर है आपका वहां पे है वो पर्पल। तो आप क्या करोगे, इस पर्पल कलर को आप असाइन करोगे एक नंबर और कोड से। तो आपने समझे इसको नंबर और कोड यहाँ पे दे दिया, समथिंग लाइक योर 5 एंड कोड आपने यहाँ पे दिया 5B, ऐसा करके आपने कोड दे दिया उसे, राइट। तो ये 5B मतलब पर्पल कलर का फ्लावर, और इस डेटा को आप डालोगे कंप्यूटर के अंदर। इस डेटा को आपने लिख के नहीं रखना है कहीं पे, आपको इसको फीड करना है कंप्यूटर के अंदर। सो यू विल बी एडिंग दिस डेटा इन द कंप्यूटर। ऐसे करके जितने भी कैरेक्टर होंगे फ्लावर के अंदर, प्लांट के, उन सारे कैरेक्टर को आप दोगे कोड। समझो एक और कैरेक्टर आप यहाँ पे ले लेते हैं, समझो यहाँ पे लेते हैं कैरेक्टर एज लेट्स से लीफ शेप, लेट्स से वी टेक अ कैरेक्टर लाइक योर लीफ शेप। तो समझो जो भी आपका वहाँ पे शेप होगा, उस शेप को आप यहाँ पे एक कैरेक्टर दे दोगे, उसको आप एक नंबर असाइन कर दोगे, यहाँ पे नंबर और कोड असाइन कर दोगे, लाइक समथिंग लाइक योर 7D, राइट। तो ऐसे कोडिंग करके, ऐसे सबको असाइन करके आप ये सारे डेटा को आप डालोगे कंप्यूटर के अंदर। सो ऑल दिस कोड्स, ऑल दिस डेटा विल बी एडेड इनटू द कंप्यूटर। सो एवरी डेटा विल बी एडेड इन द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के अंदर आपने ये डेटा को करना है फीड। सो दिस डेटा हैज टू बी फीडेड इनटू द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के अंदर आप डेटा फीड करोगे। अब इतना आपने कर दिया ना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद कंप्यूटर अपने हिसाब से एनालिसिस करेगा। सो नाउ द कंप्यूटर विल डू द एनालिसिस एंड वो अपने प्लांट्स को अपने हिसाब से ग्रुपिंग करना चालू करेगा। तो कंप्यूटर देखेगा कि अच्छा ये प्लांट में ये कैरेक्टर कॉमन है, तो इनको हम एक ग्रुप में डालेंगे। अच्छा इन कैरेक्टर्स के अंदर ये चीजें कॉमन है, सो विल पुट देम इन अ सिंगल ग्रुप। सो ये सब आपका करता है कंप्यूटर अपने आप से, ये बात आपका रखना है। सो ऑल द एनालिसिस विल बी डन बाय द कंप्यूटर। इसमें ह्यूमंस को अलग से सेपरेटली मैन्युअली बैठ के करने की जरूरत नहीं है, उसको बस करना है, उससे बस कैरेक्टर को असाइन करना है कोड के साथ। सो नंबर्स एंड कोड के साथ आपको कैरेक्टर को असाइन करना है, आपने असाइन करके उस डेटा को आपको डालना है कंप्यूटर के अंदर, और फिर आप यहाँ पे करोगे अपना रन करोगे, अपना एनालिसिस आप यहाँ पे रन करते हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर एनिमल्स और योर प्लांट्स विल बी कैटेगराइज। उसके बेसिस पे आप प्लांट्स को कैटेगराइज करते हो। तो सब ये ऑटोमेटिक तरीके से होता है, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे इट्स एडवांस वे ऑफ डूइंग द टेक्सोनॉमी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो हियर द कंप्यूटर एनालिसिस इज बीइंग डन, राइट। वहां पे आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप करते हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका यहाँ पे सेपरेशन आपका किया जाएगा। सो दिस इज समथिंग क्लियर टू यू, ये चीज रखनी है। आनी बेटा बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, हाई फाई दे रहे हो आप। हाँ बोलिए। हम अपनी मर्जी से कोड फिल कर सकते हैं? नहीं, उसके भी रूल्स होते हैं, उसके भी रूल्स होते हैं, जनरली उसके भी रूल्स होते हैं जो आपको एज अ बॉटनिस्ट आपको बताया जाएगा, राइट। एंड देन यू कैन ऐड द कोड्स ओवर देयर, राइट। हाँ, सो मतलब अपनी मर्जी से भी, मतलब आप अपनी मर्जी आप लगा सकते हो इसमें, बट उसके लिए आपको थोड़ी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ती है, एंड देन यू कैन ऐड द कोड्स, राइट। एंड देन यू हैव टू फीड देम इन द डेटा, क्योंकि आपको कोड्स भी ऐसे यूज करने पड़ते हैं ताकि वो लाइक ओवरलैप ना करें, राइट। तो आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, बट हाँ राइट, यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम आपको मिलता है इसमें करने का खुद से, और उसके लिए भी आपको थोड़ा सा गाइडलाइन आपको फॉलो करना। हाँ बेटा बताइए, बोलिए। सर रिपीट करना। देखो बात इसमें सिंपल सी ये है कि आपने अपना प्लांट को लेना है, प्लांट के अंदर जो भी आपके कैरेक्टर हैं उनको आपने असाइन करना है कोड को। उसको आप कोई ना कोई आप कोड वहां पे असाइन करोगे, लाइक 7D 5D, कोई ना कोई आप नंबर और कोड वहां पे करोगे असाइन, ठीक है। कई बार आप सिंबल भी असाइन करते हो, समटाइम यू असाइन लाइक A+ करके आप सिंबल भी यहाँ पे असाइन कर सकते हो। अब इन सबको आप जब असाइन करके इसका डेटा आप डालोगे कंप्यूटर के अंदर, ये सारा डेटा आपने कंप्यूटर में फीड करना है। अब कंप्यूटर में एक बार डेटा फीड कर दिया तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर करेगा अपना एनालिसिस, और एनालिसिस करने के बाद वो अपने आप से ही प्लांट को ग्रुप करना चालू करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ द कोड्स वो प्लांट्स को ग्रुप करना वहां पे चालू करेगा। सो प्लांट्स विल बी प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप्स। सो प्लांट्स की ग्रुपिंग वहां पे अपने आप से वहां पे चालू हो जाएगी, वो कर देगा। तो ये काफी फटाफट होता है और काफी एडवांस तरीका है। दैट इज माय न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। सो इतना ही तुम्हें इसके अंदर याद रखना है। दैट इज द वन थिंग यू हैव टू नो। करना किसी को भी नहीं है, बस तुम्हें ये चीज याद रखनी है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। देख लो यहाँ पे क्या है। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज carried out using the computers.
numbers and codes are assigned to all the characters and data is processed. Thus 100 of characters can be equally considered. तो इस तरीके से आप 100 characters आप अकाउंट में आप ले सकते हो. So this is something you do in my numerical taxonomy. तो क्या numerical taxonomy सबको यहाँ पे clear है? Is this term clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Right, ठीक है. तो अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है, then मैं assume करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए. तो आप बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए जल्दी. बिल्कुल यहाँ पे आपको हो जाता है सही आंसर. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसमें डी आपका यहाँ पे आंसर आएगा सही आंसर. सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस वाज. लिनियस ने कौन सा किया था इन चारों में से? आर्टिफिशियल दिया था इन्होंने. तो अगर नेचुरल किसने दिया था? हाँ, इन्होंने ये दिया था. एंड फाइलोजेनेटिक याद है? Yes, sir. इन्होंने दिया था. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड चलो जल्दी बताओ इसका आंसर जल्दी. बी राइट. और जोर से आंसर दीजिए, क्या मतलब थोड़ा लाइक आई शुड बी एबल टू हियर यू. चलो ये वाला बताओ. नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन्ड टू अ कैरेक्टर इन व्हिच काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. बिल्कुल सही. यस, दैट विल बी ऑप्शन सी ओवर हियर. ठीक है. Which of the following classification is known as a cladistic classification? बताइए. Phylogenetic classification. बिल्कुल सही. Right. That is a phylogenetic classification. Choose the incorrect statement regarding artificial classification. कौन सी statement इनमें से incorrect है? ये ध्यान से करिएगा. 1, 2, 3, 4 ध्यान से देखिए and try to answer me. 4. Acceptable classification. अच्छा. Acceptable classification. जो लोग ऑप्शन 4 यहाँ पे कह रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं था. इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत सुपरफिशियल था, so it was not accepted. So yes, that is going to be a wrong statement over here. So option 4 आपके यहाँ पे हो जाता है as a wrong, incorrect statement. So ठीक है, इसका मतलब chemotaxonomy is connected with. Sir, option B. Sir, B. Chromosome Structure. अरे वो साइटो होता है. हाँ, जो तुम ऑप्शन बी वो साइटो के लिए होता है. फॉर साइटोटैक्सोनॉमी ऑप्शन बी वाला. इट इज बेस्ड ऑन केमिकल बाबा. इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स. इसलिए लिखा था वहां पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स आर टेकन इनटू अकाउंट. सो कीमोटैक्सोनॉमी में याद रखना, क्लासिफिकेशन इज ऑफ classification of chemicals found in plants. So on the basis of that, like ये थोड़ा सा सेंटेंस आपका अलग हो जाएगा. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल्स फाउंड इन प्लांट. सो उसके बेस पे आपने यहाँ पे होगा ऑप्शन ए. क्रोमोसोम स्ट्रक्चर मतलब साइटोटैक्सोनॉमी. दैट इज फॉर माय साइटोटैक्सोनॉमी ओवर हियर. ऑलराइट, सीम्स लाइक अगर आपसे ये क्वेश्चन हो रहे देन दैट्स इट. इतने ही अगर आपसे क्वेश्चन हो पा रहे देन इसके लिए हमें अलग से असाइनमेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ये 4-5 टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए. अगर ये क्लियर है देन दैट्स इट. उसके बाद हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ पे एल वाला पार्ट, जो हम कल से करेंगे ऑब्वियसली. सो दीज आर शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. एक बार इनको देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में से पढ़ लीजिएगा ये जितने भी मैंने आपको टर्म्स दिखाए थे, ताकि एनसीईआरटी में जो भी बिट्स एंड पीस में कुछ स्मॉल अगर एग्जांपल है तो आप उन्हें भी आप याद रख पाए. सो जस्ट हैव अ लुक एट, गो थ्रू द एनसीईआरटी एंड प्लीज हैव अ लुक एट देम. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन पूछिए. अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. सब में लेक्चर की वीडियो सेंड कर दें. बताइए क्या करें आप? सब मेरे को लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें. कौन से लेक्चर की? आज के लेक्चर की? यस सर.